गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों की? नहीं सर। फ्रिक्शन वगैरह का पूरा चैप्टर हो गया? हम्म। हेलो। कुछ नहीं होकर दे रही। हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही भाई मेरी को? आ रही है सर। आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्रिक्शन में कोई डाउट है किसी को? सर अभी कुछ रह रहे हैं क्वेश्चंस पढ़ने। यार कल की भी छुट्टी थी, तुमने कल भी नहीं करा। कितनी सर प्रॉब्लम थोड़ा हेक्टिक चल रहा है। कितनी प्रॉब्लम बची है अभी? बहुत ज़्यादा नहीं है, 6-7 रह रही हैं अटेम्प्ट करनी बस। चलो तुम कल तक कर लेना, फिर मैं ना सर्कुलर मोशन शुरू कर लेता हूँ। फिर मैंने तुम्हें यूं भी कहा था कि एक बार जो लीनियर काइनेमेटिक्स है उसको तुम पढ़ के आना, तो थोड़ा इससे कनेक्ट करोगे तो दोनों चैप्टर वो रिवाइज हो जाएगा, ये तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता तुमने वो भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा था सर। चलो फिर ठीक है। देखो, एक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अपने पास ना, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने टाइप्स ऑफ द मोशन लिखवाई थी। उसमें हमने लिखवाया था कि ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर। दूसरा लिखाया था सर्कुलर एंड रोटेटरी। तो सर्कुलर मोशन में मैंने तुम्हें कहा था कि जब कोई बॉडी एक पॉइंट साइज की होती है और वो एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होती है, ऐसे। ठीक है ना? यस सर। तो उसकी मोशन सर्कुलर है। पर जब कोई एक रिजिड बॉडी अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, जैसे ये हमने यहाँ पे हिंज कर दिया इसको ऐसे, और ऐसे रोटेट कर, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं। जब ये रोटेट होएगी तो सारे के सारे पॉइंट मासेस अलग अलग सर्कल कंप्लीट करेंगे। हाँ सर। तो ये रिजिड बॉडी जब अपने किसी एक इस तरह से घूमती है एक्सिस के अबाउट, तो इसकी मोशन रोटेटरी कहलाती है। पर किसी एक बॉडी को जिसको हम एक पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं, या वो पॉइंट मास होती खुद है, साइज बहुत छोटा मानते हैं, उसका साइज छोटा होता है, तो जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसकी मोशन कहलाती है सर्कुलर। ठीक है सर। ठीक। वहां पे इसी तरह से रेक्टिलिनियर और हमने ट्रांसलेटरी को डिफाइन किया था। अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहले टर्म लिंक्ड है इसके साथ में, वो है भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये बताओ कि ये वेक्टर है या स्केलर है? जिससे पूछूंगा वो बताना। तो बोलो। ईशान। ईशान। ईशान को आवाज नहीं पहुंच रही। रिया, यस सर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है स्केलर है? तो अब पता नहीं चल रहा। चलो शाम भाई। सर स्केलर। स्केलर। विशांत। सर वेक्टर, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होता है। और अदिति। सर वेक्टर है। वेक्टर।
देखो, जब मैं तुम्हें वेक्टर डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ में, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई नॉर्मली वेक्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वेक्टर्स होते हैं एक्सियल वेक्टर, एक वेक्टर होते हैं पोलर वेक्टर। ये वो वेक्टर हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहीं से वेक्टर को शुरू करते हैं, और डेस्टिनेशन होता है जहां तक ये मार्क होते हैं। एक्सियल वेक्टर हमेशा वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो किसी भी रोटेटिंग बॉडी के साथ लिंक्ड होंगी, और वो रोटेटिंग बॉडी के एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होती हैं। जरा ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे तुम ये समझो कि अपने पास थ्री डायमेंशनली अगर हम इस वर्ड को देखते हैं, तो अगर कोई बॉडी ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो हम ईस्ट की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेस हो रही है नॉर्थ की तरफ शो करेंगे, वेस्ट की तरफ ईस्ट से 30 डिग्री पे कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो उसको 30 डिग्री पे मार्क करेंगे, फिर ईस्ट से 50 डिग्री पे मतलब ये सारी डायरेक्शन हम विद द हेल्प ऑफ एन एरो ऑन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। पर जब किसी रोटेटिंग बॉडी की बारी आएगी तो रोटेटिंग बॉडी के पास रोटेट होने को बस दो ही डायरेक्शन होती है, या तो वो बेचारी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है, दूसरी कोई डायरेक्शन उसके पास होती नहीं। समझ गए ना भाई? हाँ या, सर। या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होएगी, नहीं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होएगी, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन उसके पास होती कहाँ? नहीं होता। तो अपने यहाँ जो वेक्टर है, एक तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वेक्टर्स हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एरो। हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि स्ट्रेट एरो से, जिसमें कि उस एरो की जो लेंथ है वो हमें बताती है कि उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किस प्रोपोर्शन में है, और जो डायरेक्शन है वो ये बता रही होती है कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एग्री हो ना भाई इस बात से? यस सर। तो जब हमारे पास थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड की हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शन है, तो उन बहुत सारी डायरेक्शन में हम अलग अलग डायरेक्शन में इसको मार्क कर लेंगे। पर जब किसी रोटेटिंग बॉडी की बारी आएगी तो वो तो बेचारी दो ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, ठीक है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी बॉडी के साथ लिंक्ड, रोटेटिंग बॉडी के साथ लिंक्ड वेक्टर को उस बॉडी के एक्सिस के अलोंग मार्क करेंगे। कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। देखो मेरा हाथ देखना तुम, जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसमें अपनी उंगलियां रोटेट करो ऐसे, और थंब को चेक कर लो किधर जा रहा है। तो जिस तरफ थंब पॉइंटेड है उसी तरफ सारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उस जगह लिंक्ड होंगी। अब तुम कहने लगोगे सर इसका क्या लॉजिक है? मतलब यहाँ पे तो हम अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम ईस्ट की तरफ मार्क करते हैं क्योंकि ईस्ट एक डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ मार्क करेंगे क्योंकि नॉर्थ एक दूसरी डायरेक्शन है। पर यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुमने थंब को पॉइंट कर लिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी मार्क्ड है, तो तुम्हारी उंगलियां तुम्हें ये बताएंगे कि यहाँ सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। क्योंकि बेसिकली दो ही सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है तो तुम्हें दोनों का पता चल जाएगा, तीसरी होती नहीं। ये तो समझ आ गया सर कि इसको रिप्रेजेंट, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम थंब रूल से निकाल लेते हैं। लेकिन सर हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोलने में क्या दिक्कत थी पहले? नहीं, पर हमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलने में दिक्कत नहीं थी, पर हमें रिप्रेजेंट तो करना था ना। अब ऐसा समझो, देखो जैसे कोई बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है ईयू, यस सर। तो अब अगर हमें मार्क करना है कि भाई इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, तो हम ऐसे मार्क करके दिखा देंगे ना एक्स एक्सिस की तरफ, इसको आई कैप लिख लेंगे, तो पता चलेगा कि प्लेन ऑफ ठीक है रोटेशन सर। ये है और इस तरफ वो रोटेट हो रही है। अगर कोई इस तरफ रोटेट हो रहा है, मान लो कोई बॉडी इस तरफ रोटेट हो रही है ऐसे, तो हम कह देंगे कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मार्क्ड है। एक्चुअली में इस तरफ मार्क होने का मतलब ये है, थंब उधर चला जाएगा तो उंगलियां तुम्हें बता देंगी बॉडी किस तरफ रोटेट हो रही है। इससे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली उसकी डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं। हाँ, देखो ऐसा समझो कि अगर एक बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है कि मान लीजिएगा कि भाई वो यहाँ से चलती है, अभी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, वो यहाँ चली गई,
तो उसने 30 डिग्री एंगल अगर डिस्प्लेस कर दिया, तो कोई तुम्हारे से पूछने लगेगा इस 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट को तुम्हें मार्क करना है, तो तुम यहाँ पे ऐसे मार्क करके देखो, तुम्हारा थंब जो है वो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। हाँ सर। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है सपोज कर लीजिएगा, तो तुम कह दोगे कि ये 30 डिग्री जेड एक्सिस पे है, तो हम उसको के कैप से लिख देंगे। ठीक है सर। सर ये बताना ये कैसे हुआ? कौन सा? ये आपने बोला ना अभी कि थंब बाहर नहीं आएगा, नहीं, ये तुम्हारी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो ये है ना, तो उंगलियां इधर मोड़ के देखो, तुम्हारा थंब किधर जा रहा है इस प्लेन पे, अपने कॉपी पे सर्कल बना के देखो। ओके सर, समझ गई। अगर मान लो वो बाहर इधर, जाएगा। हाँ अगर मान लो वो इधर की तरफ रोटेट हो रहा है यूं, तो फिर तुम्हारा थंब अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे चेक करके देख लीजिए। नहीं समझे? यस सर, आ गया। हाँ, तो बेसिकली ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं, ध्यान रखना इनमें। और ये हमेशा मार्क्ड होते हैं जो बॉडी रोटेट हो रही है उसके एक्सिस के अलावा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, बहुत से लोगों को मतलब वो 12th कर लेते हैं, उनको फिर भी कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए ध्यान रखें। कुछ लोग तो इतने अजीब अजीब आंसर देते हैं कि बहुत ज्यादा। चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो चाहे फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क है, ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं, और ये सब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी मार्क होते हैं। क्योंकि यहाँ दो ही सेंस होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस बॉडी का प्लेन अलग हो सकता है, वो तुम्हें बता देगा कि थंब किस तरफ पॉइंटेड है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना तो तुम्हें दिख जाएगा। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मतलब तुम्हें यही करना है कि अपनी फिंगर्स को तुम्हें कर्ल करना है जिस तरह बॉडी रोटेट हो रही है, और तुम्हारा जो स्ट्रेच्ड थंब है राइट हैंड का, वो तुम्हें बताएगा बेसिकली कि मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर क्या है। अगर तुम एक सेकंड के लिए जरा वेट करो तो मैं तुम्हें थोड़ा और भी दिखा देता हूँ। देखना भाई अगर तुम्हें कुछ दिखाई देता हो। इससे दिख रहा है। दिख रहा है ना ये सब जगह? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है सर। हाँ, यस सर, आ रहा है। तो तुम्हें ये देखना है कि बॉडी किस तरफ रोटेट हो रही है। देखो जैसे ये व्हील है, ये जो ये वाली फिगर, इसमें तुम देखो कि मतलब रोटेशन ये है, तो तुम्हारी उंगलियां तो कर्ल हुई रोटेशन की डायरेक्शन में, थंब इस तरफ चला गया। तो बेसिकली इसको हम लीनियर काइनेमेटिक्स से कोशिश ना करें समझने की, कि वहां पे क्या होता है कि अगर वेक्टर इस तरफ पॉइंटेड होता तो बॉडी इस तरफ चलती थी। यहाँ पे अगर वेक्टर इस तरफ पॉइंटेड है तो उंगलियां बताएंगी कि बॉडी किस तरफ रोटेट हो रही है। समझ गए ना भाई? ये सर। अब देखो इससे ज्यादा मैं यहाँ क्या ही हेल्प कर पाऊंगा, तुम खुद ही देख लो। ठीक है, हाँ सर। चलो भैया। तो इसके बाद फिर अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब हम समझेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या ही करेंगे।
जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे तुम्हें याद हो कि हमने लीनियर काइनेमेटिक्स में जब डिस्प्लेसमेंट को देखा था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया था जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो उस ओरिजिन से किसी भी मूविंग बॉडी का अप टू द डेस्टिनेशन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती थी वो कहलाती थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे एक बॉडी है वो इस सर्कल पे घूम रही है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ सर। तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, यानी कि अलोंग द रेडियस। तो अब सपोज कीजिएगा कि भाई ये बॉडी, जैसे वहां तुम ओरिजिन मार्क करते थे, तो तुम इस लाइन से ये देखोगे कि ये बॉडी कितना ट्रेवल करेगी। अब ध्यान से समझना, अब एक हमें मूविंग सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा और एक हमें ऑब्जर्वर को फिक्स करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वर की फर्स्ट पोजीशन है। तो अब तुम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर वन, ये बॉडी अगर यहां से यहां पहुंच रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। तो ऑब्जर्वर को और जो रोटेटिंग बॉडी है उसको ये देखो कौन सी लाइन है जो ज्वाइन कर रही है ऑब्जर्वर को और रोटेटिंग बॉडी को। जो लाइन ज्वाइन कर रही है रेफरेंस लाइन। ना, रेफरेंस लाइन तो हम रेफरेंस के लिए मेजर करेंगे, उसको तो फिक्स रखेंगे। तुम ये देखना, रेडियस। हाँ तुम ये देखो, जब ये रोटेटिंग बॉडी आगे आगे चलेगी तो जो ऑब्जर्वर और रोटेटिंग बॉडी को ज्वाइनिंग लाइन है वो ये ब्लैक लाइन है जो दिख रही है तुम्हें, जो धीरे धीरे अपने एंगल को बढ़ा रही है। ये दिख रहा है ना? यस सर। तो रोटेटिंग बॉडी और ऑब्जर्वर को तुम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में वो लाइन कितना एंगल रोटेट होती है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो उस रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं समझे? यस सर। यस समझ गई। अब जैसे हम कहें कि भाई विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वन, मतलब पोजीशन ए टू पोजीशन बी इक्वल टू थीटा है, अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं। बताओ ये बात समझ में आएगी? आगे। जबकि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट, पर हम दूसरी जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर टू है। नहीं समझ आया? विद रिस्पेक्ट टू एन आगे सर। ऑब्जर्वर, मतलब एक ही रोटेटिंग बॉडी है और उसको दो अलग अलग आदमी देख रहे हैं। तो ए से बी तक पहुंचने में ऑब्जर्वर वन को तो क्या फील हुआ कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, पर सेम स्टोरी में तुमने क्या करना था बताओ जरा। तुम्हें सबसे पहले ऑब्जर्वर और रोटेटिंग बॉडी की इनिशियल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। तो तुम अगर ज्वाइन करोगे तो इनिशियल पोजीशन यही तो थी, ए पे। अब यस जब वो बी तक चली गई तो तुम देखो, जो ज्वाइनिंग लाइन है जो ऑब्जर्वर को रोटेटिंग बॉडी से कनेक्ट कर रही थी इनिशियली, वो ये थी। फाइनली ये है। तो ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां चली गई, पर ये ज्वाइनिंग लाइन कितना एंगल रोटेट हो रही है? थीटा बाई टू। नहीं समझ आया कैसे थीटा बाई? एक्सटीरियर एंगल और हाँ इक्विवेलेंस। भाई देखो, एक तो ये समझो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि रेडियस रेडियस है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। और ये दोनों एंगल के लिए ये है एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो इनमें से एक की वैल्यू कितनी होगी? थीटा बाई टू तो हो जाएगी। हम्म। हाँ सर। तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए उसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा बाई टू है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है सर।
समझ लोगे ना कि हमें कैसा काम करना है। yes sir. यस अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो एक बार। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है, जब कोई बॉडी किसी सर्कल पे रोटेट होगी तो उसकी एक रेफरेंस लाइन हम देख लेंगे कि जिस लाइन के रेस्पेक्ट में हम एंगल रोटेटेड बाय द सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो उस रेफरेंस लाइन से तुम्हें ये मेजर करना है कि ये बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, कितना एंगल रोटेट कर रही है। अब जब ये देखेंगे कि कितना एंगल रोटेट कर रही है तो हम किस लाइन से देखेंगे, वो लाइन होगी जो ऑब्जर्वर की पोजीशन को रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर रही है। जैसे ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो जो ज्वाइनिंग लाइन है दोनों को, वो ये वाली है ये। तो हम इसको देख लेंगे कि ये कितना एंगल रोटेट हुई। पर ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है और ऑब्जेक्ट की, सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन तक ये लाइन इतना एंगल रोटेट हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ऑब्जर्वर और सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की ज्वाइनिंग लाइन का टर्न्ड एंगल देखना है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी चूज कर सकते ओके सर। हो। बोल दो भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यही। सर वो सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो आर्क की लेंथ होनी चाहिए थी ना, एंगल नहीं, का ना क्यों ना ना, होना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आर्क की लेंथ जो होगी वो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगी। ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई तो ये तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड है। ओके सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल रोटेटेड बाय द लाइन with respect to a reference line. Which line? Joining observer to the rotating object. Angle rotated by a line. ये लाइन कितना एंगल रोटेट होती है। अब ये लाइन है कौन सी? जो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से जोड़ेगी। और ये कहां से एंगल रोटेट करेगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम रेफरेंस लाइन कहां चूज करते हो। ओके सर तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा रेडियस से ही डिग्रीज आएगा। में होगा। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहे हो तुम? सर रेड लाइंस जो है वो हमेशा सेंटर से ही आएगी ना। हाँ, मतलब सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट में तुम्हें ये देखना है कि ऑब्जर्वर है कहाँ पे, और उसके लिए रेफरेंस लाइन भी तुम्हें खुद ही चूज करनी पड़ेगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर सेंटीमीटर में नहीं होगा, एंगल में होगा। नहीं, एंगल में होगा ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में होगा। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन में होगी। इसको तुम लोग वैसे रिवोल्यूशन में या फिर डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, पर स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी वो रेडियन। बोलो, आगे कुछ प्रॉब्लम है तो। नो सर। फिर है एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे तुम्हें मैंने लीनियर काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था कि वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लीनियर काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ जाओ। जो एवरेज वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? ये एंगुलर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर। ये किसी भी दो इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलेट हो रही है ऐसे, तो मान लीजिएगा कि ये रेफरेंस लाइन है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो एट टाइम t1 एक बॉडी यहाँ पे थी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 था। एट टाइम t2 वो यहाँ पे चली गई, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ2। तो हम कहेंगे फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा t, t2 माइनस t1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज θ2 माइनस θ1। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बॉडी t1 टाइम पे θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रही थी विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। t2 टाइम पे उसने θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो किया। तो फॉर द इंटरवल डेल्टा t बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल, हाउ मच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी? θ2 माइनस θ1। बोलो।
यस सर। तो यूनिट टाइम में बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब हम कहेंगे डेल्टा टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, तो यूनिट टाइम में कितना एंगल वो कवर करेगी, वो होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। बेसिकली लीनियर काइनेमेटिक्स में ये था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बोलो। हाँ सर। तो Yes, sir. ये हमेशा डिफाइन होगा एक इंटरवल के लिए, ठीक है ना। यस सर। अब अगर देखो हम यहाँ पे अगर इस ओमेगा और टी का ग्राफ बना, थीटा और टी का ग्राफ बनाए, वहां पे हम लोग एस और टी का ग्राफ बना रहे थे। अगर हम यहाँ पे इस थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखते हैं, तो एट टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, थीटा टी। एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, हाउ मच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा टी प्लस डेल्टा टी। For the time interval this delta t, how much is the angular displacement, this one. तो हम कहेंगे for the time delta t angular displacement is theta t plus delta t minus theta t. For the unit time, how much is the angular displacement, theta t plus delta t minus theta t upon डेल्टा टी। और अगर मैं इस टाइम इंटरवल को दूर रखूंगा, तो यही चीज बता रही है तुम्हें डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब इस इंटरवल के लिए एवरेज। पर अगर मैं इस टाइम को इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करूं और मैं ये लिख दूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये बेसिकली इस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और तब ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। जैसे वो डी एस बाई डी टी हो जाता था। इस चीज को हमने लिमिट और डेरिवेटिव में डिटेल में डिस्कस करा है पहले। यस सर। अब मैं तुम्हारे से कह रहा था ना कि ये चीजें एक बार पढ़ लो, फिर लाइफ टाइम में तुम्हें काम आती रहेंगी। अब देखो ये यहाँ पे भी काम आ रही। तो जो ये है एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ, जो यूनिट है साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, ये रेडियन कवर्ड पर सेकंड। तो यूनिट जो है ओमेगा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो एसआई यूनिट है, रेडियन पर सेकंड। वैसे तो तुम इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड में भी मार्क कर सकते हो, पर जब इसको हम यूज करेंगे दूसरे पैरामीटर के साथ में, तो वहां पे हमें रेडियन पर सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये डिग्री में या रिवोल्यूशन में दी है, तो एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। समझ आ रही है ना भाई इतनी बात? आ रही है। जब हम Yes, sir. थोड़े से जब हम मेंटली मैच्योर हो जाएंगे, तो हमने अभी लीनियर काइनेमेटिक्स के ग्राफ पेंडिंग छोड़ रखे हैं। मतलब मैं तुम्हें डिटेल में ग्राफ पढ़ाऊंगा, अभी तुम्हारी समझ बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए मैंने छोड़ रखे हैं। जब थोड़ा सा तुम चीजों के हैबिचुअल हो जाओगे, तो मैं तुम्हें डिटेल में ग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर सारे के सारे दोबारा रिवाइज। ओके सर। अब इसके बाद भाई फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये जैसे वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन दो तरह का था, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, दो इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। मतलब ये कहेंगे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहा, तो हम लिख देंगे कि जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, दैट चेंज इज इक्विवेलेंट टू
एंगुलर एक्सेलरेशन। पर ये एक ही इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। ये एक बात तुम्हारे से कोई पूछ सकता है कि 10 से 10:30 के बीच में तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, एक कहेगा कि भैया 10:15 पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है। तो ये एट पर्टिकुलर इंस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हमें वही पुराना किस्सा लगाना पड़ेगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इंटरवल को मिनिमाइज करेंगे, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे अगर तुम्हें थोड़ा याद है, हमने इसको डीवी बाई डी टी से कंपेयर करके लिखा है, जो वहां एक्सेलरेशन होता था। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली वही सीन है कि अगर दो सेपरेट इंस्टेंट हैं तो ये T1 ये T2, तो तुम्हें ये बात मैं पहले 1000 बार डिस्कस करके बता चुका कि ये जो एवरेज है ये इस लाइन का स्लोप बता रहा होता है। और यहाँ पे चूंकि, बता रहा है। हाँ यहाँ पे चूंकि एक ही इंस्टेंट है, तो जब ये दोनों इंस्टेंट क्लोज आएंगे तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप बता रहा होता है। हाँ सर। मतलब चाहो तो अगर तुम्हें कोई डाउट है, तुम पुरानी चीजें जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो, काइनेमेटिक्स में भी कर सकते हो चाहे तो, या फिर तुम जाकर पुराने नोट्स एक बार ठीक से पढ़ सकते ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, इन दोनों चैप्टर की एक एनालॉजी बना लेना। हो। मैं तो तुम्हारे से ये बात पहले ही कह रहा था ना परसों कि तुम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके लाना, तो तुम्हें तो इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। लीनियर ठीक है सर। काइनेमेटिक्स रिवाइज हो जाएगा और इसको समझना आसान हो जाएगा। उससे तुम्हारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़े रिफ्रेश हो जाएंगे इस बार। यस सर। ठीक है ना भाई? अब इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये है बेसिकली चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर डेल्टा टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज डेल्टा ओमेगा है, यूनिट टाइम में कितना होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यही एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड। तो ये बेसिकली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो जैसे जब हम किसी बॉडी को सर्कल पे घुमाएंगे तो हम सर्कल पे एंगल भी ट्रेवल कर रहे होंगे और हम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो कर यस रहे। सर। अगर हम एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेंगे तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे 2πr, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2π। अगर टाइम लग रहा है t, तो हम कह देंगे कि 2π/t एंगुलर वेलोसिटी है। पर अगर टाइम लग रहा है t तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर स्पीड है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नहीं यस समझे? सर। तो तुम ये देखो डिस्टेंस यहाँ किसके साथ रिलेट करती है? रेडियस तो कांस्टेंट है, जो आर्क ट्रेवल होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। हाँ सर। तो जब आर्क और एंगल रिलेटेड है तो डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है, डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है, तो स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है। तो कल हम सर्कुलर मोशन में रिलेटेड जितने भी वेरिएबल हैं और लीनियर काइनेमेटिक्स में रिलेटेड जो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको कल हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे आपस में, ये किस तरह रिलेटेड है। तो मतलब तुम कल थोड़ा सा सीरियसली घर से इन दोनों चैप्टर को एक बार ठीक से साथ में पढ़ के आओ, तो तुम्हें थोड़ा आसान लगेगी, चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। मतलब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, मुझे पता है क्योंकि तुम घर से पढ़ के नहीं आए। ठीक है भाई? ठीक है सर। मैंने तुम्हें किस पेज नंबर तक सेंड किए मैं नोट्स ही बता दो। सर्कुलर मोशन की ना हाँ, बता रहा हूँ सर। देखना बताना जरा एक बार। पेज 5 तक। मैं तुम्हें पेज 7 8 तक सेंड कर दूँ, तो तुम पेज नंबर 7 तक अच्छे से
इसको पढ़ के आना और लीनियर काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा है उससे इसको कोरिलेट करके आना। पेज 1 नहीं है बट 1 तो है ही नहीं ना, पेज नंबर 2 से। ठीक है सर। पेज नंबर 2 से ही काइनेमेटिक्स शुरू हो रही है, ये सर्कुलर मोशन। तो मुझे ये बता दो, तुम्हारे में से कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास लीनियर काइनेमेटिक्स के नोट्स नहीं है? सबके पास है ना? यस सर। ठीक है, तो तुम एक बार ठीक से पढ़ के आ जाना दोनों को कोरिलेट करके, तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगी, तुम्हें भी हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें जब ये दोनों का कोरिलेशन खत्म होगा तो फिर उसके बाद में इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाला है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के रिगार्डिंग, जिसको लेकर बच्चों में और इवन टीचर्स में भी लाइफ टाइम कंफ्यूजन चलते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यस सर। कल देखते हैं फिर क्या करते हैं तुम लोग। ठीक है भाई, कल मिलेंगे। 12th वाला बैच भी है क्या अभी सर? नहीं अभी नहीं है, कल पढ़ेंगे। 12th में आज 2 घंटे दे दिए तुमने। ठीक है सर। गुड नाइट।